हेलो साथियों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं यहां आज आप लोग को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ शुरू करने वाला हूं। जी हां, जैक बोर्ड से रिलेटेड है ये और हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसी का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग शुरू करेंगे, जो है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम लोग आज वास्तविक संख्या को समझेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा जो अभी जैक बोर्ड है इस पे बस आपके पास 2 ही एक्सरसाइज है, एक है 1.1 और एक है 1.2, यानी 2 एक्सरसाइज में पूरा आपका ये वास्तविक संख्या खत्म होने वाला है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल ही आप लोग के लिए मक्खन हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे कि हम इसे सॉल्व करें तो करें कैसे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चैप्टर का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे कि क्या है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। खैर, यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है हमारे पास आते हैं तो इसके बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं बेसिक मैथ को लेकर के, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ रिवाइज करा देते हैं। तो हमारा जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर है। क्या है ये रियल नंबर? तो हमेशा याद रखेंगे बच्चों, आप अपने दिमाग में या आप जो भी नंबर सोच सकते हो, जो लिख सकते हो, वो सारे के सारे नंबर, यानी दुनिया में जितने नंबर मौजूद है वो सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। वो सारे नंबर आपके क्या है? रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन रियल नंबर के अलावे भी एक और नंबर होता है जिसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें आप इस नंबर के बारे में बात करेंगे। हालांकि इमेजिनरी ये नाम से ही पता चलता है कि कल्पना मात्र का नंबर है जो वास्तविकता में नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो वास्तविक नंबर है, यानी कि जिस नंबर को आप लिख सकते, जैसे आप 1 लिख लिए या 0.00000000001 लिख लिए, या कुछ भी आप 99999999999, आपको जितना दूर लिखना लिखे। आपको यहाँ से लिखते लिखते आपको कहीं भी चले जाइए, दिल्ली बॉम्बे लिखते लिखते चले जाइए, आपको पूरा दुनिया का कॉपी खत्म कर दीजिएगा, उतना आप नंबर लिख सकते हो। सारे के सारे नंबर क्या है? आपके रियल नंबर कहलाते हैं। सारे ही नंबर आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब इसी रियल नंबर को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इरैशनल नंबर कहते हैं। अब क्या होते हैं परिमेय और क्या होते हैं अपरिमेय? मतलब हमारा जो वास्तविक संख्या होते हैं, अब मतलब दुनिया में हमारे पास जितने भी नंबर है उन सारे नंबर को हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सर ये परिमेय संख्या क्या है? तो सब परिमेय संख्या वो होते हैं जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी जिसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उन सारे नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना है जहाँ ये जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा, यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सर आखिर ऐसा क्यों है कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए? तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास 1/0 है या 2/0, कुछ भी है, बट्टा में आपका क्या है? 0 है। सपोज कीजिए कि आपके पास 2/0 ही है, तो ये 2/0 को आप रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या
परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, समझिए मेरी बातों को। यहाँ 2/0 का मतलब है कि आप 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं सर, 0 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं सर, 0 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम 0 का टेबल कितना बार बोले कि 2 आए, तो सर हम लोग सभी को जानते हैं 0 का टेबल आप कितनों ही बार बोलिए हमेशा 0 ही आएगा। आप 0 1 जा कीजिएगा तब भी 0 ही आएगा, माइनस करेंगे तो 2 बचा। 1 बार में नहीं का चलिए 0 9 जा कीजिए तब भी 0 ही होगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा। 0 4 जा कीजिएगा तब भी 0 ही होगा, माइनस कीजिएगा तो 2 ही बचेगा। ठीक है, यानी आप कोई भी नंबर से दे रहे हो, देखिए आपका रिमाइंडर हमेशा 2 ही बच रहा है। यानी जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वही रिमाइंडर आपका बच रहा है। यानी ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। आप इसको कितनों डिवाइड कर लो, कितनों डिवाइड कर लो, कितनों डिवाइड कर लो, ये कभी भी खत्म होने वाला प्राणी नहीं है, कभी भी खत्म होने वाला प्राणी नहीं है। यानी इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट आ रहा है ये, यानी अनंत आ रहा है, अनंत आ रहा है। और अनंत वो चचा है, अनंत वो चचा है जिसको कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसको आप कभी भी मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बता सकते कि इसकी गहराई कितनी, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, कुछ भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, हम उसको अनंत कहते हैं। इसकी महिमा अनंत है, इसलिए इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि हम लोग इसको परिमेय की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये परिमेय की कैटेगरी में नहीं आता है। कैसा नंबर, जिसके बट्टा में 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब आती जिसको आप बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हो, यानी जिसको आप P/Q के रूप में ना लिख सको। तो ऐसा कौन है सर जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो कभी भी डिवाइड इसका खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वैसा नंबर जिसका डिवाइड कभी खत्म नहीं होता उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में और आगे डीपली से बात करेंगे, इसको पहचानना भी सीखेंगे अच्छे से कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अपरिमेय के बारे में फिर से हम लोग आगे एक वीडियो बनाएंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। फिलहाल अभी हम लोग पहला एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट को रेडी करते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया। अब समझना है सर, आप बोले रियल नंबर यानी दुनिया में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे को 2 ही कैटेगरी में रखे हैं, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय की कैटेगरी में रखे हैं। लेकिन हम लोग तो बचपन से बहुत सारे नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि सम संख्या होते हैं सर, विषम संख्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये सब का क्या हुआ, इसको कौन बाबा ले गया? तो इसको कोई बाबा नहीं ले गया है। ये सारे नंबर जो आप पढ़े हो वो कोई गलत नहीं पढ़े हो, वो सारे नंबर आपकी परिमेय संख्या के अंदर में आता है। तो परिमेय संख्या के अंदर में आपका पहला हो गया प्राकृत नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है, 1 2 ऐसे बढ़ते जाता है इन्फिनाइट तक। दूसरा हो जाता है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 2 और ऐसे इन्फिनाइट तक बढ़ते जाता है। चूँकि हम इसके बारे में पहले से ही एक वीडियो बना करके रखे हुए हैं, तो अगर आपको और डीपली से जानना है तो आप बेसिक मैथ में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल आपको बताते हुए चलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, उसके बाद आपका आ सकता है पूर्णांक हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, पूर्णांक संख्या होगा जिसको इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं, जब आपका किसी भी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 ये होता है, इसी में जब आप माइनस को भी सम्मिलित कर लेते हैं, माइनस नंबर को भी जब आप सम्मिलित कर लेते हैं तो आप ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, पूर्णांक। यानी पूर्णांक का मतलब हो गया माइनस और प्लस दोनों, माइनस और प्लस दोनों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 के इधर वाले नंबर को पॉजिटिव कहा जाता है और 0 के इधर वाले नंबर को नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद और भी परिमेय है, तो परिमेय के पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, तीसरा हो गया पूर्णांक हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम चौथा के बारे में बात करें तो चौथा आपका हो जाने वाला है सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, यानी जो 2 से विभाज्य हो, यानी कि 2 4 6 8 ये सब आपका सम संख्या हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 5वां नंबर में विषम संख्या,
विषम संख्या जिसको ओड नंबर कहा जाता है इंग्लिश में, ओड नंबर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो क्या होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब। तो वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है हम उसे विषम संख्या कहते हैं। 5वां हो गया। उसके बाद अगर हम और बात करें छठा नंबर में, तो छठा नंबर में आपका आ जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? वैसा संख्या जो 1 और अपने आप के अलावे किसी दूसरे से डिवाइड नहीं जाए, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। यानी यूँ समझिए जो किसी से भाग ही ना जाए, एक ऐसी संख्या जो किसी से भाग ना जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। और वो अभाज्य संख्या हमेशा याद रखेंगे 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ी कौन सी संख्या है? 2 एक ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं जाता है सिवाय 1 से और 2 से, यानी जो अपने आप से और 1 से सिर्फ भाग जाए उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 सर 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है, यानी ये 1 और अपने आप के अलावे किसी तीसरे नंबर से भी भाग जा रहा है, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हम इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो अभाज्य संख्या फिर हो गया 5, 7, उसका बाद 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करें 7वां में, तो होता है फिर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर? वैसा नंबर जो अपने आप से तो भाग जाए ही साथ दूसरे नंबर से भी भाग जाए, यानी उसे हम लोग कंपोजिट कहेंगे। जैसे कि 4, ये 4 क्या है? 2 से भी भाग जाता है, यानी 1 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, यानी अपने आप से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, उसके अलावे 2 से भी जा रहा है। उसके बाद हम बात करें तो 6 जो 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है। ठीक है। उसके बाद 8 2 से जाता है, 4 से जाता है। उसके बाद 9 ये 3 से भी जाता है, 9 से जाता है। ठीक है। उसका 10, तो ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं? आपके भाज्य नंबर होते हैं। सारे नंबर क्या होते हैं? आपके भाज्य नंबर, यानी कि कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और नंबर आपके पास आ जाता है, उसको भी जानना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो नंबर है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर कोई भी 2 नंबर को हम लोग मतलब को प्राइम नंबर में हम लोग किसी भी 2 नंबर को एक साथ डिस्कस करते हैं, यानी किसी भी 2 नंबर को आप सह अभाज्य संख्या कहेंगे। कब? जब दोनों का अगर आप HCF निकाले, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाले, मासा निकाले, तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब महत्तम समापवर्तक को लेकर के भी हम LCM और महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF को भी लेकर के भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे उसको बताएंगे। तो सह अभाज्य संख्या यानी 2 ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है जिसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 आए। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसी 2 संख्या जो 1 के अलावे दूसरा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो। जैसे अगर हम बात करें 2 और 3, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका टेबल में 2 और 3 एक साथ आता हो? तो सर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका टेबल में 2 और 3 एक साथ आता हो। सिर्फ 1 ही ऐसा जिसका टेबल में 2 और 3 आता है, यानी इसका HCF क्या हो गया? 1। तो ये हो गया सह अभाज्य संख्या। अच्छा सर, एक 4 ले लेते हैं और एक मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका टेबल में 4 और 5 एक साथ आता हो, मतलब वही संख्या के टेबल में आता हो? तो नहीं सर। अगर हम 2 लेते तो 2 में 4 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। 5 लेते तो उसमें 5 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है।
सिर्फ कौन है 1, यानी इसका HCF क्या है 1, यानी ये क्या है आपका सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहलाएंगे। मान लिया जाए एक 10 है और दूसरा 15 है। अब आपको बताना है कि ये सह अभाज्य है कि नहीं, को प्राइम है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर तो आप ऐसे भी देखिए कि क्या कोई ऐसी संख्या जिसका टेबल में दोनों आता हो। हाँ सर, 2 का पहाड़ा में ये 10 भी आता, 2 का पहाड़ा में 15 भी, 2 नहीं 5 का पहाड़ा में 10 भी आता है और 5 का पहाड़ा में 15 भी आता है। मतलब ये क्या है कि ये 1 के अलावे 5 से भी भाग जा रहा है, 1 के अलावे 5 से भी दोनों का दोनों कट जा रहा है, यानी कि ये आपका को प्राइम नहीं होंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, आप इसका HCF निकाल के देखिए। हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे, 10 एका 10, 5 बच गया, ये 10 यहाँ आया, 5 दूना 10, खत्म, यानी HCF क्या हो गया 5, यानी इसका HCF क्या हो गया बच्चों लोग 5 हो गया। अब अगर HCF 5 हुआ तो आप इसे को प्राइम नहीं कहेंगे, को प्राइम नहीं कहेंगे। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसका HCF 1 होता है, यानी जो किसी का टेबल में नहीं आता हो, सिर्फ 1 का टेबल में आता है। हम वैसे संख्याओं को सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये सारे हमारे नंबर जो हैं आपके परिमेय संख्या के अंदर आता है, परिमेय संख्या के अंदर आता है। अब सब हमारे पास एक सवाल ये आना चाहिए दिमाग में कि सर आप बोले कि जो परिमेय संख्या है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं आप। इसका रूप होता है P/Q, ठीक है, यानी वो बट्टा के रूप में होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो 1/2 जैसे हो गया, 3/5 हो गया, 8/9 हो गया, कुछ भी जो बट्टा के रूप में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो बोले कि परिमेय संख्या का ही प्रकार है क्या चीज़, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, ये सब परिमेय संख्या के टाइप है। तो अगर यूँ समझिए कि अगर ये बाप है तो ये सब उनका क्या है, बेटा है। तो जो बेटा होगा वो भी बाप ही जैसा होगा। कहने का मतलब अगर ये इंसान है तो उसका औलाद भी तो इंसान ही ना होगा कि गधा बैल होगा, हैं? गधा बैल नहीं ना होगा जी, इंसान का औलाद तो इंसान ही होगा। मतलब अगर परिमेय बट्टा के रूप में है तो प्राकृतिक भी तो बट्टा के रूप में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, और ये तो हमको कहीं बट्टा के रूप में नहीं दिखता है। तो फिर आप इसको कैसे परिमेय संख्या कह सकते हो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है बबुआ लोग, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, सबके बट्टा में एक छिपा हुआ रहता है, सबके बट्टा में एक छिपा हुआ रहता है। अगर आप 99 भी लेते हो तो उसके बट्टा में 1 है। इसलिए सारे के सारे नंबर आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। अपूर्ण संख्या में जैसे 0 है तो क्या 0 आपका परिमेय संख्या है सर? हाँ बिल्कुल 0 परिमेय संख्या है सर। क्यों? क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही संख्या वापस से घूर के आपको मिलेगा। इसलिए आप सबके बट्टा में 1 डाल सकते हैं। इसलिए सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। उम्मीद है आपको ये सारे नंबर अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देखना है, जिसमें से अभी हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। क्या है सर अभाज्य गुणनखंड?
क्या है सर? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड को लेकर के भी हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी अगर संख्या है आपके पास तो उसको आप अभाज्य संख्या के रूप में आपको उसको तोड़ देना है, यानी ऐसी संख्या में उसको तोड़ना है कि वो सारे के सारे क्या हो जाए? अभाज्य हो जाए, सारे के सारे अभाज्य आ जाए। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 140 है, अब इसको अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है। आप 2 से कीजिए तो 2 सत्ते 14 खत्म, फिर ये 2 से जाएगा 2 से 35 बार में ख़त्म, फिर ये किससे जाएगा? 5 से 5 सत्ते 35, यानी 140 को जब तोड़े तो 2 गुणा 2 गुणे 5 गुणे 7 आया। यानी इसी का आप लिखेंगे 2 कै बार है सर? 2 बार है तो 2 को मड़ी में 2 लिख दीजिए, 5 लिखिए, 7 लिखिए। यानी 140 को आप 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। इस सारे नंबर को जब गुणा करेंगे तो आपका 140 वापस से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे 140 को जितने भी नंबर में तोड़े हैं वो सारे के सारे नंबर आपका अभाज्य है। देखिए 2 भी अभाज्य है, 2 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, ये 2 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 5 भी किसी का पहाड़ा में नहीं आता है और 7 भी किसी दूसरे संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। तो किसी भी एक नंबर को बहुत सारे अभाज्य संख्याओं में तोड़ने का जो रूल है उसी को अभाज्य गुणनखंड हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इसी अभाज्य गुणनखंड को ले करके आगे हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कि कैसे आप किसी भी चीज़ का एलसीएम निकालते हो और कैसे आप किसी भी चीज़ का एचसीएफ निकालते हो। तो एलसीएम और एचसीएफ को निकालने से पहले हम लोग एक थ्योरम देख लेते हैं जिसको कहा जाता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, ठीक है। क्या है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय? तो याद रखेंगे बबुआ लोग, याद रखेंगे इसको। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लिया जाए आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो किसी दूसरे नंबर से। सपोज कीजिए कि आप 19 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 19 को डिवाइड कर रहे हैं किससे बचवा लोग? 5 से, 5 से, यानी 19 को 5 से भाग दे रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, 5 इधर लिखेंगे 19 इधर लिखेंगे, भाग देंगे तो कहेंगे सर 5 या 15 हो गया, बच गया आपके पास 4, बच गया आपके पास 4। तो हम लोग सभी कोई जानते हैं सर कि जो बच गया उसको शेषफल कहा जाता है, जो आंसर आता है उसको भागफल कहते हैं, भागफल, भागफल है कि नहीं। और जिससे भाग दे रहे थे उसको भाजक कहा जाता है, और जो जिसको भाग दे रहे थे उसे भाज्य कहा जाता है, ठीक है। यानी जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो उसे भाज्य कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। जिससे भाग दे रहे हैं उसे डिवाइजर यानी कि भाजक कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको भागफल कहा जाता है यानी कि क्वोशिएंट कहा जाता है, और जो बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है। तो अब बचपन से ही आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते आए हो कि जो भी आप डिवाइड करते वो सही है कि गलत, उसके लिए आप क्या करते थे? लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल, ये लिखते थे ना। और इस फॉर्मूला में बैठा के आप इसको हल करते थे। तो यहाँ भाजक क्या है? 5 है, भागफल क्या है? 3 है, और शेषफल क्या है? 4 है। तो 5 या 15 4 19 हो गया। अब भाज्य भी आपका क्या है? 19 है, दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब आप जो भाग दिए हो क्या है? सही है। आप जो भाग दिए हो क्या है? सही है। तो ये जो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही इसी को डिवीज़न एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। इसी को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं बबुआ लोग, ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है।
तो सर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, यानी कि गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे। तो मान लिया जाए कोई संख्या आपके पास a है, मान लिया जाए कोई संख्या आपके पास a है जिसको आप भाग दे रहे हो। तो जिस चीज़ को हम लोग भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं ना। और उसको किससे भाग दे रहे, b से भाग दे रहे, यानी कि भाजक से, b से भाग दे रहे हैं, वो क्या भाजक है। अब भाग देने के बाद कुछ आंसर आएगा जिसको हम लोग यहाँ q बोल दिए हैं, यानी भागफल हो गया। और कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा, जिसको हम लोग क्या बोल दिए हैं, r बोल दिए हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, भाज्य यानी कि a बराबर भाजक यानी कि b गुणे भागफल यानी कि q जोड़ शेषफल यानी कि r। तो ये a बराबर b गुणा q जोड़ r, यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। यही होता क्या चीज़, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। और एक चीज़ और दिमाग का खोपड़ी में बैठा लेना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म कहता है कि जो यहाँ पे r होता है, समझिए बात को ध्यान से समझना है, हमारा जो r है यानी कि जो शेषफल होता है, हमारा जो r है यानी कि जो शेषफल है, वो शेषफल हमेशा 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 जिस चीज़ से भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा आएगा। जिस चीज़ से भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा आएगा। ये चीज़ याद रखना। तो हम लोग भाग किससे दे रहे हैं, b से ना, तो b से हमेशा क्या होगा, छोटा आएगा। यानी b हमेशा बड़ा रहेगा और r हमेशा छोटा रहेगा। b हमेशा बड़ा रहेगा, r हमेशा छोटा रहेगा। कभी भी उसके बराबर नहीं होगा, याद रखेंगे। जैसे ये 5 है तो ये 5 कभी भी नहीं बचेगा, क्योंकि 5 बचेगा तब तो फिर से आप देंगे 5 का 5 करके। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जिससे भाग दे रहे उससे क्या होगा बचवा लोग, छोटा आएगा। जिससे भाग दे रहे उससे हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। एक और चीज़ कि भाग जो शेषफल होता है जिससे भाग दे उससे छोटा तो होगा, साथ ही साथ भागफल 0 भी हो सकता है। भागफल क्या हो सकता है, सॉरी शेषफल क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। या तो 0 से बड़ा होगा, या तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जैसे यहाँ देखिए शेषफल 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो इसलिए शेषफल यानी r को हम 0 से बड़ा किए, या कहीं कहीं पे 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 15 को 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 तिया 15 माइनस के 0, शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया ना। तो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है, इसलिए शेषफल में हम इक्वल का साइन दे दिए हैं, ठीक है। या 0 से बड़ा भी हो सकता है, देखिए यहाँ 0 से बड़ा हो गया ना, लेकिन हमेशा जिससे भाग रहे उससे छोटा होगा। तो यही है डिवीज़न एल्गोरिथम, यही है हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी डिवाइड करना। यानी जो नॉर्मली आप भाग करते हो उसी को हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। जल्दी से नोट करेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालोगे। तो सपोज करते हैं आपके पास 4 और 6 है। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको निकालना है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, तो हम एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के वीडियो बना चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 4 को अलग से करेंगे, 2 दूना 4 खत्म, 6 को अलग से करेंगे, 2 तिया 6, तो 4 को तोड़े तो 2 गुणा 2 आ गया, और 6 को तोड़े तो 2 गुणा 3 आ गया। तो सबसे पहले इस पर कॉमन देखेंगे। सर कॉमन आपका 2 हो गया, तो आपका एलसीएम क्या हो जाता है। सर एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको आप एक ही बार लिखते हो, और जो कॉमन नहीं है जो बच गया उसको भी आप लिख देते हो। यानी कि 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी एलसीएम 4 और 6 के एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। लेकिन इसी का अगर हम एचसीएफ निकाले, एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है सिर्फ आप उसी को लेते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। 2 यहाँ पे क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, एचसीएफ हो गया हमारे पास, ठीक ना। अब जिस तरीका से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद उसको चेक करने का, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जांच किया जाता है, ठीक उसी तरीका से आपका एलसीएम और एचसीएफ आप सही निकाले हो कि नहीं निकाले हो, उसको जानने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि मान लिया जाए, माना आपके पास, माना ए और बी
ए और बी दो संख्या है, कोई भी दो संख्या, जैसे यहाँ पे दो संख्या क्या है 4 और 6 है, दो संख्या क्या है 4 और 6 है। तो जब उन दोनों संख्या का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्या क्या निकाले एलसीएम, जैसे हमारे पास 4 और 6 है तो 4 और 6 के एलसीएम क्या आ गया 12। अब उसी संख्या का आप एचसीएफ निकाले, उसी संख्या का क्या निकाले एचसीएफ निकाले, तो दोनों को गुणा कर देना है, दोनों को क्या करना है गुणा कर देना। जैसे हमारा एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया सर 12 और एचसीएफ कितना आ गया सर 2, दोनों को गुणा कर दिए तो 24 हो गया, 12 दूना क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो ये जो गुणा करेंगे वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, नॉर्मली दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, यानी ए गुणा बी के बराबर होगा। ये फॉर्मूला होता है, ए गुणा बी के बराबर होगा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि आप नॉर्मली इधर दोनों संख्या गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणा 6 करेंगे तो 4 छक 24, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। मतलब आप जो बनाए हैं बिल्कुल ही सही बनाए हैं। ठीक है, ये तरीके होते हैं। अच्छा, अब मान लिया जाए कि आपको दो संख्या दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ, आप बोल दे एलसीएम निकालने, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम को छोड़ दीजिए, दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और एचसीएफ अगर दिया है तो उसको बट्टा में लिख देना है। ये हो गया फॉर्मूला। अब मान लिया जाए सर एलसीएम दिया हुआ है और दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ को इधर रख दीजिए सर, ए गुणा बी अपना, एलसीएम गुणा उधर जाके भाग में हो जाएगा, उधर जाके भाग में हो जाएगा। ये हो गया आपका एचसीएफ निकालने का तरीका, सिंपल सा फंडा है। यानी अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग देना है, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भाग देना है। तो ये हो गया सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला, ये हो गया सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला से आप किसी भी चीज़ को क्या करोगे, चेक करोगे। चलिए, तो अब और आगे हम लोग बात करेंगे, एचसीएफ निकालने का एक और मेथड होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं सर, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालने का सिंपल सा तरीका है सर, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे कि हम बताएं कि 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है तो आप 6 को 4 से भाग दे देंगे, यानी हमेशा छोटी संख्या से बड़ी को भाग दे देना है। ठीक है, तो 4 एक 4 बच गया 2, अब 2 यहीं रहेगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 दूना 4 कट के ख़त्म, यानी कि 0। तो किससे भाग देने पे पूरी ख़त्म हो गया सर, 2 से, यानी एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ हो गया 2, एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया 2। अब मान लिया जाए 20 और या यहाँ पे ले लेते हैं 15 और 170। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे 15 छोटा है तो 15 से भाग देंगे 170 को, तो क्या होगा 15 एक 15 बच गया 2, अब क्या आ जाएगा 0, फिर 15 एक 15 बच गया कितना 5, अब कोई संख्या नहीं जो उतरेगा। ठीक है, तो अब ये रिमाइंडर बच गया, अब रिमाइंडर बच गया तो फिर अब क्या होना आएगा 15 आएगा इधर, तो फिर 5 तिया 15 तो ख़त्म हो गया। तो किससे भाग देने पे ख़त्म हुआ सर, 5 से, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ किसका 15 और 170 का एचसीएफ आ गया आपके पास 5, 15 और 170 के एचसीएफ क्या आ गया 5 आ गया। तो ये एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में इसी को बोल दे कि सर यूक्लिड डिवीज़न मेथड से इसका एचसीएफ बताइए, यूक्लिड डिवीज़न मेथड से इसका एचसीएफ बताइए। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको बोले इसका एचसीएफ निकालिए। तो यूक्लिड डिवीज़न भी वही सेम चीज़ है,
यूक्लिड डिवीज़न भी वही सेम चीज़ है, जैसे यही चीज़ को ले लीजिए 15 और 170 को। तो यूक्लिड डिवीज़न क्या कहता है सर? यूक्लिड डिवीज़न में हम लोग देखें, यूक्लिड डिवीज़न कहता है कि अगर आप किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, जैसे a को भाग दे रहे 20 से, शेषफल क्यों आया, रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे। तो जो शेषफल होता है वो हमेशा किससे होता है? जिससे भाग दे रहे उससे छोटा होता है। तो आपको लिखना इसी फॉर्म में, जैसे 15 और 170 का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले जब भाग दिए 15 को 170 को 15 से, यानी इसको लिखने का तरीका क्या है? 170 को भाग दे किससे? 15 से। तो कै बार में गया सर? 11 बार में। शेषफल कितना बच गया सर? शेषफल आपके पास क्या बच गया था? 5 बच गया था। ऐसे लिख देना पहला स्टेप में, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे? अब किसको भाग देंगे सर? 15 को। अब किसको भाग दे रहे? 15 को। तो 15 का भी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अब 15 हो गया क्या चाहिए? भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक, किससे भाग दे रहे सर? 5 से। कै बार में गया सर? 3 बार में गया सर। शेषफल क्या आया सर? 0। तो किससे भाग देने पे शेषफल 0 आया सर? 5 से। किससे भाग देने पे शेषफल 0 आया सर? 5 से। यानी HCF क्या हो गया सर? 5 हो गया। HCF क्या हो गया सर? 5 हो गया। सिंपल सा फंडा है। चलिए कुछ और हम लोग बड़े क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास छब्बीस है और 91 है। 26 और 91, इसका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय से। अभी हम लोग एक्सरसाइज नहीं गए हैं, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे तो एकदम सब आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा 26 है, यानी 91 को आप 26 से भाग देंगे। 91 को किससे भाग देंगे? 26 से। तो 91 किधर लिखेंगे? 26 किधर लिखेंगे? अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब यहाँ भाग दे के देखिए। 91 को भाग देना हमको 26 से, तो 26 के पहाड़ा कै बार बोलेंगे? तो 3 बार में लेके चलते हैं। तो 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, है ना। अब माइनस करेंगे तो यहाँ से गया 11 में 8 गया, बच गया 3, और 8 में 7 बच गया 1, 13 बच गया। क्या बच गया? 13। यानी जब 91 को भाग दे रहे 26 से, तो भागफल कितना आ गया? 3। भागफल के यहाँ लग दिए। और शेषफल कितना बच गया सर? 13। तो देखिए शेषफल इससे छोटा है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब अगला बारी किससे? अब 13 से भाग देंगे। किसको भाग देंगे? 26 को। तो अब किसको भाग देंगे? 26 को। अब 26 को यहाँ पे लिखेंगे सर, 26 को यहाँ पे लिखेंगे सर, ठीक है। तो किससे भाग दे रहे सर? 13 से। तो 13 का पहाड़ा क्या बार? 13 दूना 26, यानी 2 बार बोले सर। तो शेषफल क्या बच गया? 0। शेषफल क्या बच गया सर? 0। तो किससे भाग देने पे ये पूरी खत्म हो गया सर? 13 से। यानी HCF किसका? 26 और 91 का क्या हो गया? 13 हो गया। 26 और 91 का 13। यानी ये एक विभाजन विधि ही है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से जब आप HCF निकालते हो तो ऐसे भाग दे के ऐसे ना लिख करके इसको अब लाइन बाय लाइन लिखते, स्टेप बाय स्टेप लिखते। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हो। लेकिन इसमें आप क्या करते? डिवाइड करते चले जाते हो। तो वही चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप इसको डिवाइड करके वही जगह साइड में आप दिखा सकते हैं, वही जगह साइड में आप दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे कि कैसे आप इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 को लेकर के। तो तब तक के लिए इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।